जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी आज सीटेट का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो कि प्राइमरी स्तर का है। तो आप सभी अधिक से अधिक सहयोग कीजिएगा, क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपकी जो राय हो वो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। निर्देश क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए सबसे सही विकल्प चुनिए। भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ कराए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? अब वह कौन सी विधि होती है, इसका हमें चयन करना है। अनुवाद विधि, द्विभाषी विधि, अप्रत्यक्ष विधि या प्रत्यक्ष विधि। तो कौन सी विधि होती है? प्रत्यक्ष विधि होती है। भाषा सीखने में प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना भी दूसरी भाषा को हम सीखने में सहायक होती है, यानी दूसरी भाषा को हम आसानी से सीख लेते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है, खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है। तो देखिए, शिक्षण शास्त्र में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान क्या होता है हमें जानना है। तो खेल जो है भाषा का विस्तार देते हैं। क्या देते हैं? खेल भाषा का विस्तार देते हैं। कैसे? कैसे कि जब हम आपस में बहुत सारे बच्चे खेलते हैं तो सबकी भाषा अलग अलग होती है। तो सबकी भाषा जब अलग अलग होती है तो उनको हम एक दूसरे की भाषाओं को सीख भी लेते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश नहीं है। जो पाठ हम पढ़ते हैं, जो लेसन हम पढ़ते हैं, उसके पीछे अभ्यास दिया गया होता है। तो उस अभ्यास में जो गतिविधियां हमें करनी होती हैं उसका उद्देश्य क्या होता है? भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना या प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। देखिए, याद करवाना बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? याद करवाना तो अच्छा नहीं है पूछा गया है ना। जब नहीं है पूछा गया है तो क्या हो जाएगा कि प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो याद करवाना ही बिल्कुल गलत है। भाषा के विस्तार, जब हम कुछ सीखते हैं तो अभ्यास करते हैं। जब अभ्यास करते हैं कुछ तो क्या होता है? विस्तार ही होता है। सृजनात्मकता विकास, यानी जब हम कोई अभ्यास किसी चीज़ पे करते हैं पढ़ने के बाद, जो हमें नहीं आता है फिर भी हम अपना माइंड लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, तरह तरह से सोचते हैं। और बच्चे में अभिव्यक्ति के अवसर, यानी जब हम किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं, हमें उसका अभ्यास ही ना कराया जाए, ना करने दिया जाए तो अवसर ही नहीं मिलेगा। लेकिन जब करने को मिलता है अभिव्यक्ति तो अवसर मिलता है। ये तीनों ABC सही हैं। बाकी जैसे क्या है, उद्देश्य नहीं है पूछा गया था, इसलिए प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हों जो सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ सीखने और सिखाने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हो या पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास की गतिविधियां हों जो क्या? जो बच्चों को स्वयं कुछ सीखने और सिखाने का अवसर प्रदान करें। यही ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा। कौन? ऑप्शन हमारा दूसरा यानी बी सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है,
भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए डैश सबसे कम महत्वपूर्ण है। पूछा क्या गया है कि भाषा शिक्षण में बालक को जो मौखिक कौशल होता है उसके विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण जो हो उसका चयन करना है। किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना या अपनी बात कहने का पूरा मौका देना। तो देखिए, जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो प्रश्नों के उत्तर पूछना है। क्या है? प्रश्नों के उत्तर को पूछना सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि अगर कोई आपसे प्रश्न किया तो जवाब दे दिए, बस उसके बाद आपको ना कुछ सोचना है ना कुछ करना है, तो इसलिए सबसे कम महत्वपूर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात है। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात आंशिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है या होता है। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा सही होगा उसका चयन करना है। भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याघात आंशिक रूप से होता है। किसका? आंशिक रूप से होता है। अगला क्वेश्चन है, भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? क्या कि भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम से नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम से सीखे जाते हैं। भाषाई कौशल एक दूसरे को अप्रभावित नहीं करते। ये रहे हमारे चारों ऑप्शन। तो भाषाई कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, यह पूछा जा रहा है। तो भाषाई कौशल जो होता है वह एक क्रम से सीखे जाते हैं। जैसे पहले क्या होगा कि पहले हम सुनते हैं किसी चीज़ को, फिर जब सुनने के बाद, जैसे बच्चा होता है, क्या होता है, पहले वो सुनता है जो हम उससे बोलते हैं, सुनने के बाद वो बोलने की कोशिश करता है, बोलता है। फिर क्या होता है, पढ़ना सीखता है। जैसे हम कोई कविता पढ़ाएं या कुछ पढ़ाएं तो वो पढ़ना शुरू कर देता है। फिर बाद में वो धीरे धीरे लिखना सीखता है। क्या? बाद में लिखना आता है अधिकतर। तो यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। त्रुटियां अस्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां यह समझने में मदद करती हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में क्या चल रहा है। तो भाषा सीखने में त्रुटियों के संदर्भ में सत्य नहीं है, इसे चयन करना है। तो राइट आंसर क्या होगा? भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती हैं, स्थायी नहीं होती हैं। कोई ज़रूरी थोड़ा ना है कि हम जो भाषा सीखें एक ही जगह पे गलती करें और वही गलती हर बच्चा करे, यानी हर बच्चा उसी पे जाके गलती करेगा तो स्थायी रूप से होता है कि वही त्रुटि मानी जाएगी। तो ऐसा तो होता नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किसे सर्वोपरि मानते हैं? कठिन शब्दों का श्रुत लेखन। कठिन शब्दों को श्रुत लेखन बिल्कुल गलत हो जाएगा। लिखित प्रश्न पत्र, पाठ से देख देख सुलेख लिखना या बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। हाँ, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, उनमें क्या है, पठन क्षमता के आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी। आतंकवाद पर आधारित निबंध, बिल्कुल गलत। बाल साहित्य की कोई संवादात्मक कहानी, पाठ्य पुस्तक या औपचारिक पत्र। देखिए, प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, जब उन्हें बाल साहित्य दिया जाता है, जो उनकी देखिए छोटे छोटे बच्चों की जो पुस्तकें होती हैं, क्या होती है, बाल साहित्य, उसमें अच्छे अच्छे छोटे छोटे चित्र बने होते हैं, छोटी छोटी कविताएं दी जाती हैं, लेकिन बाल साहित्य कोई संवेदनाएं या फिर कहानी दी जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों में बाल साहित्य के तौर पर देखो चित्र बना के देते हैं, बुक में छोटी छोटी कविताएं होती हैं, तो इसलिए बच्चों को वो आकर्षित भी करती हैं, तो बच्चा वो उस बुक को उठाता है, पढ़ता है, कविता के तौर पे गाता रहता है। तो क्या है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षा को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना या बच्चों की रचनात्मकता का विकास। तो क्या होगा कि बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा सरल होती है, बच्चे ने अभी पूर्णता नहीं सीखी है, बच्चे की भाषाई पूंजी है, मानक स्वरूप लिए होती है। तो देखिए क्या होता है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बच्चे भाषाई पूंजी हैं। देखिए, जो हम बचपन से सीख लेते हैं उसी भाषा को आज भी हम यूज करते रहते हैं, बस ये थोड़ा सुधार करते रहते हैं। लेकिन बच्चा जब स्कूल जाता है, आपका हो या किसी का भी, तो उसको भाषा पहले से ही कोई भाषा आती रहती है। अगर उसको मान लीजिए हिंदी भाषा के हम लोग बच्चे हैं, अगर छोटा बच्चा आपका हिंदी बोलता है, डायरेक्ट उसको इंग्लिश मीडियम में लिखा देते हैं और वहाँ बोल दिया जाए उस बच्चे से कि आपको हिंदी थोड़ी भी बोलनी नहीं है, तो बच्चा ना तो कुछ जानेगा ना तो कुछ समझेगा। इसलिए क्या है कि बच्चे की भाषाई पूंजी होती है, भाषा को पहले से ही सीखे हुए होते हैं। अब उससे जोड़कर हमें बच्चों को सिखाना होता है, बताना होता है, समझाना होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। गृह कार्य का उद्देश्य क्या होता है कि सीखने को विस्तार देना, अभिभावकों को प्रसन्न करना, बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना या कापियां भरवाना। क्या होता है कि सीखने को जो विस्तार दिया जाता है, यानी अगर हम किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, छोटे छोटे मान लो ट्यूशन या कुछ भी कह लो, जब बड़ा हो, अगर उनको गृह कार्य दिया जाता है तो क्या होता है, वो पढ़ कर आते हैं और उनके जीवन में जो शिक्षा होती है उसमें उस शिक्षा जो जानते रहते हैं उसमें थोड़ा बहुत विस्तार होता रहता है। तो उसके क्या है, उनको ज्ञान और विस्तार बढ़ाने के लिए होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। भाषा सीखने का एक उद्देश्य होता है, समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है, भाषा अर्जन में बच्चे को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। डी है, भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याघात होता है। तो राइट आंसर क्या है,
समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है। प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होता है। तो राइट आंसर क्या होगा कि भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा जा रहा है। तो भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। यानी राइट हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ए हो जाएगा, क्योंकि नहीं है पूछा जा रहा है इसलिए। अब आगे देखते हैं। आगे आपको गद्यांश दिया जा रहा है, लेकिन पूरा गद्यांश इस पेज पर नहीं है। आगे भी गद्यांश है, तो पहले आप इस गद्यांश को पढ़िए, फिर आगे अगले पेज पे जो पूरा गद्यांश होगा उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो क्या है कि सारा संसार नीले गगन के तले अनंत काल से रहता आया है। हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं क्षितिज तक, जहाँ धरती और आकाश हमें मिलते दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो यह नज़ारा आगे खिसकता चला जाता है और इस नज़ारे का कोई और छोर हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक इसी तरह हमारा जीवन भी है। अब आगे गद्यांश यहाँ से शुरू है। गद्यांश थोड़ा बड़ा है। जिंदगी की न जाने कितनी उपमाएं दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी उपमा पूर्ण नहीं मानी गई, क्योंकि जिंदगी के इतने पक्ष हैं कि कोई भी उपमा उस पर पूरी तरह फिट नहीं बैठती। बर्नार्ड शॉ जीवन को एक खुली किताब मानते थे और यह भी मानते थे कि सभी जीवों को समान रूप से जीने का हक है। वह चाहते थे कि इंसान अपने स्वार्थ में अंधा होकर किसी दूसरे जीव के जीने का हक न मारे। यदि इंसान ऐसा करता है तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। तो यह बहुत बड़ा अन्याय है। हमारे विचार स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि हम दूसरों को उसके जीने के हक से वंचित कर दें। यह खुला आसमान, यह प्रकृति और यह पूरा भूमंडल हमें दरअसल यही बता रहा है कि हाथी से लेकर चींटी तक सभी को समान रूप से जीवन बिताने का हक है। जिस तरह से खुले आसमान के नीचे हर प्राणी बिना किसी डर के जीने सांस लेने का अधिकारी है, उसी तरह से मानव मात्र का स्वभाव भी होना चाहिए कि वह अपने जीने के साथ दूसरों से उसके जीने का हक न छीने। यह आसमान हमें जिस तरह से भय से छुटकारा दिलाता है, उसी तरह से हमें भी मानव जाति से इतर जीवों को डर से छुटकारा दिलाकर उन्हें जीने के लिए पूरा अवसर देना चाहिए। दूसरों के जीने के हक को छीनने से बड़ा अपराध या पाप कुछ नहीं हो सकता। तो ये रहे आपके गद्यांश। अब इस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। तो क्वेश्चन है, क्षितिज किसे कहते हैं? तो गद्यांश में आया था, जहाँ धरती और आसमान
जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं, जहाँ धरती और आकाश पास पास होते हैं, जहाँ तक धरती दिखाई पड़ती है या जहाँ से धरती और आकाश दिखाई पड़ते हैं। तो गद्यांश में ही आया था क्या कि जहाँ धरती और आकाश मिले हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आगे जाकर देखते हैं तो ऐसा नहीं होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसके बहुत से सिरे हैं, उसका सिरा नहीं मिलता या उसकी सीमा नहीं है, उसका विस्तार अधिक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि उसकी सीमा नहीं है। क्या, यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसकी सीमा नहीं है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिट और इंसान शब्द है, देशज शब्द है, आगत शब्द है, तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है। जो फिट और इंसान है यह आगत शब्द है। कौन सा शब्द है? आगत शब्द है। अगला है, बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है? पढ़ी जा रही पुस्तक से, खुली पुस्तक से, सभी जीवों से या क्षितिज से। तो उन्होंने किससे उपमा दी है? खुली पुस्तक से दी है। किससे? खुली पुस्तक से। अगला क्वेश्चन है, कि हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि किसी से दुश्मनी रखते हैं, किसी को लूट लेते हैं, किसी को टिकने नहीं देते या किसी को जीने का अधिकार नहीं देते। तो बहुत बड़ा अन्याय या पाप क्या बताया गया था? लास्ट में ही बताया गया था कि किसी को जीने का अधिकार नहीं देते हैं तब। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति और खुला आसमान बता रहे हैं कि सबको निडर बने रहना चाहिए, मनमर्जी करने का हक है या प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, ये जीने का हक है। तो गद्यांश किस पर था? सभी को खुले आसमान में जीने का हक है। अगला क्वेश्चन है, आसमान हमें दिखाता है। तो आसमान क्या दिखाता है? रक्षा करने का वचन, साथ साथ रहने का अनुशासन, भय से छुटकारे का आश्वासन या भयभीत न करने का आग्रह। तो क्या दिखाता है कि भय से छुटकारा या छुटकारे का आश्वासन दिखाता है, यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी ऐसा कोई शब्द खोजना है इन चारों विकल्पों में जिसमें हम एक प्रत्यय न लगा सकें। भय, जीव, स्वभाव या प्रकृति। देखिए, इक प्रत्यय लगाना है तो जीव में अगर हम इक प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? जैविक बन जाएगा। और प्रकृति में अगर हम लगाएं तो प्राकृतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। इक आ रहा है लास्ट में, जैविक इक आ रहा है। स्वभाव में अगर हम इक प्रत्यय लगाएं तो स्वाभाविक बन जाएगा। क्या? स्वाभाविक। इक इक आ रहा है, लेकिन भय में हम इक प्रत्यय नहीं लगा सकते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अपराध शब्द है। अब अपराध जो है ये शब्द कैसा है? भाववाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। अगर किसी को बोलो को वह अपराध किया है तो क्या है? अपराध क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। क्या? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। आगे देखते हैं। यहाँ आपको पद्यांश दिया जा रहा है। इस पद्यांश
को पढ़ना है और इससे संबंधित क्वेश्चन को हल करना है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो पद्यांश क्या है? चींटियां ईर्ष्यालु नहीं होती, दौड़ती भागती, एक दूसरे को संदेश पहुंचाती, जीवन को परखती पहुंचाती हैं वहाँ। जहाँ कोई नहीं पहुँचा, कभी चींटियाँ से पहले संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान। रास्ता नहीं भूलती कभी, स्मृति में रखती संजोकर, दोस्त और दुश्मन के चेहरे बिखरती हैं। कभी कभार वे, मगर हर बार नए सिरे से टटोलती हैं वे पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई गंध, फिर से एकजुट होते हुए। तो इस काव्यांश को पढ़िएगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता तो 2 बार पढ़ सकते हैं। काव्यांश बहुत ही छोटा दिया गया है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देकर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या है कि चींटियां आपस में बातचीत कैसे करती हैं? छूकर, बोलकर, संदेशों से या संकेतों से? तो क्या था? वो संकेतों से करती हैं। किससे? संकेतों से करती हैं, क्योंकि पद्यांश में भी आया था क्या? संकेतों में करती हैं वे शब्द संधान। अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? अब ईर्ष्यालु किसे कहा जाता है? दूसरों से जलने वाला, सबसे घृणा करने वाला, या पाने की इच्छा रखने वाला, या कुछ भी ना चाहने वाला। तो क्या है? ईर्ष्यालु दूसरों से जलने वाले को ईर्ष्यालु कहा जाता है। चींटियों के स्वभाव में नहीं है। अब चींटियों के स्वभाव में क्या नहीं है? ईर्ष्या करना, संदेश पहुंचाना, दौड़ भाग करना, या जीवन को परखना। तो ईर्ष्या करना नहीं होता है। चींटियों का स्वभाव ईर्ष्या करना नहीं होता, लेकिन एक दूसरे को संदेश भी पहुंचाती हैं, दौड़ भाग भी बहुत करती हैं, जीवन को परखना भी करती हैं, क्योंकि पद्यांश में कहा गया था। तो क्या इनका स्वभाव नहीं है? ईर्ष्या करना। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बिखरती हुई चींटियां फिर से एकजुट कैसे होती हैं? पूर्वजों की गंध से, रास्ता टटोलने से, मित्रों के सहयोग से, या शत्रुओं की चुनौती से? तो देखिए, आपने गद्यांश में पढ़ा ही था क्या? पूर्वजों की गंध से। किससे एक साथ जुट होती हैं? पूर्वजों की गंध से। अब आता है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि मित्र और शत्रु के चेहरों को चींटियां कैसे पहचानती हैं? पहचानती नहीं हैं, बिखेर देती हैं, भूल जाती हैं, या याद रखती हैं? मित्र और शत्रु के चेहरों को हमेशा वे याद रखती हैं। क्या करती हैं? याद रखती हैं। अब ये रहा आपका आज का 30वां क्वेश्चन। तो क्या है? काव्यांश में मगर का अर्थ है क्या? कि इस काव्यांश में जो मगर शब्द आया है उसका अर्थ है केवल, परंतु, मगरमच्छ, घड़ियाल। तो यहाँ पर जो आया है मगर का अर्थ वह आया है परंतु का। क्या आया है? परंतु का आया हुआ है। तो उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, लेकिन साथ आप लोग बहुत कम देते हैं। इस बात का थोड़ा दुख रहता है, क्योंकि जितना अधिक आप साथ दे सकते हैं उतना दीजिए। मैं प्रयास पूरा करता हूँ, बाकी आप सभी की इच्छा है। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।